पिछले अध्याय में हमने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा की थी। आज हम मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। मार्क्स के सिद्धांत में आर्थिक निर्धारणवाद केंद्रीय स्थिति बनाए हुए। यह ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर वक्तव्य व विवेचित किए गए विचार घूमते हैं। सामाजिक जीवन, समाज और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत उसके द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत का ही विस्तार है। मार्क्स ने भौतिकवाद की प्रमुख सामग्री मानव तथा उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वे यंत्र हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पोषण करता है। इन पर महत्व देकर मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धांत में एक नए विचार को जन्म दिया। पहला, इसमें उत्पादन मानव की सर्वोत्तम क्रिया है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत इस साधारण सत्य से आरंभ होता है और इतिहास के अर्थ की कुंजी है कि मानव की जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, शरीर ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है और रहने के लिए मकान आदि की। मानव का अस्तित्व इस सफलता पर निर्भर करता है कि प्राकृतिक साधनों से वह अपनी आवश्यकता अनुकूल कितना उत्पादन कर सकता है। दूसरा है, समाज हमेशा दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभक्त रहा है। मार्क्स की मान्यता है कि समाज अपने सभी सदस्यों को संतुष्ट करने अर्थात सभी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता। निर्धन या विपिन लोगों में असंतोष होने के कारण समाज में आंतरिक दबाव और संघर्ष सदैव बना रहता है। जब मानव यह अनुभव नहीं कर सका कि उसकी असंतुष्ट आवश्यकताएं उत्पादन की दोषपूर्ण प्रणालियों के कारण हैं, तो उसने धर्म के प्रभाव के कारण यह मानना स्वीकार कर दिया कि उसकी आवश्यकताएं परलोक में पूरी होगी। मार्क्स कहता है कि धर्म जो दोषपूर्ण आर्थिक प्रणाली के प्रतिबिंब से अधिक कुछ नहीं है का प्रभाव व्यापक रहा और उत्पादक शक्तियां अर्थात उत्पादन शक्तियों के स्वामियों ने उसका प्रयोग सर्वथा अपने हितों की सुरक्षा के लिए किया। इसलिए मार्क्स धर्म को अफीम की गोली कहता है। यह उस रूप में अफीम नहीं है कि यह एक ऐसी दवा की खुराक है जिसे शोषक शोषित को पिला देता है, बल्कि उस समाज में जब मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, वह धर्म ही लोगों का अंतिम सहारा है। परिणाम स्वरूप समाज में हमेशा दो वर्ग विद्यमान रहे, एक वह जिसके पास उत्पादन स्रोतों का स्वामित्व होने से संपन्न रहा है और दूसरा वह जिसके पास उत्पादन के साधनों का अभाव होने से वह विपिन रहा है। तीसरा है, मानव इतिहास की 6 अवस्थाएं। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है आदिम साम्यवादी या एशियाटिक अवस्था। इसमें उत्पादन की शक्तियां बहुत कम थी। इसमें भोजन प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत शिकार था। उसके साधन पत्थर, तांबे, कांसे, लोहे के बने हथियार थे। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था, स्वामित्व सामूहिक होता था। इस अवस्था में न कोई शासक था और न कोई शासित। यह पूर्णतः साम्यवाद की अवस्था थी। दूसरी है प्राचीन अवस्था। इसे दास अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में कृषि के विकास से दास प्रथा का विकास हुआ। समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया, जमींदार या भूस्वामी और दास या कृषक दास। ग्रीक के नजर राज्य, एथेंस और स्पार्टा इस पद्धति के उदाहरण। तीसरा है सामंतवादी अवस्था। इसमें मध्यम वर्ग का विकास होने से समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया, उच्च, मध्यम और भूदास। इतिहास में यह अवस्था 13वीं और 14वीं शताब्दी तक विद्यमान रही। उसके बाद आती है पूंजीवादी अवस्था। यह अवस्था सामंतवाद अवस्था के पतन और पूंजीवाद के विकास से प्रारंभ होती है। इसमें भाप, बिजली तथा अन्य तकनीकी ज्ञान में विकास होने से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और समाज दो वर्गों में और पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग में विभक्त हो गया। इन दोनों वर्गों के संघर्ष के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की विजय उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार पहली 3 अवस्थाओं में शोषित वर्ग की विजय। 5वें सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था। यह अवस्था पूंजीवाद के पतनवाद के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों का समाजीकरण कर दिया जाएगा। इसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद तब तक रहेगा जब तक पूंजीपतियों के अंतिम अवशेष खत्म नहीं हो जाते। इस अवस्था में वस्तुओं का वितरण आवश्यकता से अनुकूल नहीं होगा बल्कि स्वयं कार्य क्षमता के आधार पर होगा। पूर्व के वर्गों के अधिनायकवाद की भांति सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी उसी प्रकार से दमनकारी होगा। राज्य उसी वर्ग का दमनकारी यंत्र होगा जिसका नियंत्रण उत्पादन और स्रोतों पर है। इसमें पूंजीपतियों के प्रतिरोध को उचलने के लिए तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए सर्वहारा वर्ग राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेगा। और छठी है इसमें साम्यवादी अवस्था। इस अवस्था का प्रादुर्भाव सर्वहारा वर्ग की देखरेख में होगा। मार्क्स साम्यवादी अवस्था की विस्तृत व्याख्या नहीं करता, फिर भी इसकी 2 विशेषताएं होंगी। पहला, यह समाज वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज होगा।
इसमें किसी प्रकार के वर्ग नहीं होंगे, इसमें कोई शोषक नहीं होगा। दूसरा, इसमें वितरण का सिद्धांत होगा, प्रत्येक से उसकी आवश्यकता अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार। तो इस 6 अवस्थाओं से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, सभी समाजों में व्यक्ति प्रकृति का शोषण करते हैं, यह सर्वमान्य व सर्वविदित है। दूसरा है, प्रकृति की उपलब्धियां भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होती हैं। तीसरा है, समाज में सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, जिसके कारण समाज में संघर्ष विद्यमान रहता है। प्रत्येक ऐतिहासिक अवस्था में शोषित वर्ग शोषक वर्ग पर विजय प्राप्त करता है। समाज का स्वरूप उत्पादन के साधनों में निर्धारित होता है। यदि उत्पादन के यंत्र पथरीली कुल्हाड़ी हैं तो समाज का स्वरूप, गठन तथा नागरिकों का चरित्र भी उसी प्रकार होगा। यदि उत्पादन के यंत्र धातु हैं तो समाज का स्वरूप, गठन तथा नागरिकों चरित्र भी वैसा ही होगा। यदि उत्पादन का स्वरूप अणु, रिएक्टर, विद्युत और भाप है तो समाज का स्वरूप और चरित्र भी वैसा ही होगा। मार्क्स ने कहा कि हस्तचक्की सामंत आका के समाज को जन्म देती है और भाप चक्की औद्योगिक पूंजीवादी समाज को। लास्ट है इसमें, यंत्रों के निर्धारण करने की क्षमता। मार्क्स का मत है कि समाज का जो वर्ग उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है वही समाज के अन्य वर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। वही समाज के अन्य वर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। इसमें समाज संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स यह भी कहता है कि उत्पादन का स्वरूप तथा अवस्थाएं समाज के ढांचे को निर्धारित करती हैं। ईएन बंद कहते हैं, जैसे ही उत्पादन करने के ढंग में परिवर्तन होता है, संस्थाएं और विचार भी बदलते हैं। सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक अवस्थाएं तथा उनके निर्धारित करने की शक्ति या क्षमता समाज का निर्धारण करती है। सामान्य रूप में भौतिक जीवन के उत्पादन की रीतियां सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करती हैं। मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। सारांश में, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अभिप्राय यह है कि दैनिक कार्य हमारे मस्तिष्क के स्वरूप को निर्धारित करता है। उत्पादन शक्तियों में हमारी स्थिति हमारे विचार और दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। किसी भी युग की संस्कृति अपना रंग और तान उस युग के उस माध्यम से प्राप्त करती है जिसके माध्यम से उस युग में धन का उत्पादन होता है, वस्तु का उत्पादन और विनिमय होता है। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के साधनों को सामान्य आर्थिक तत्वों में ढूंढता है, न कि अन्य आदर्शवादी सिद्धांतों की भांति निरपेक्ष नियमों, धर्म तथा अन्य आध्यात्मिक या नैतिक तत्वों। मूल्यांकन। इतिहास की भौतिक व्याख्या में जहाँ एक और सत्यांश है, वहाँ यह अतिशयोक्ति अवधारणा भी है कि इस सिद्धांत को समाजशास्त्री की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने इतिहास के आधार को बहुत विस्तृत कर दिया है। जो इतिहास अभी तक राजाओं और युद्धों की कहानियों, घटनाओं का संग्रह मात्र समझा जाता था, उसे मार्क्स ने अपने विश्लेषण से ठीक कर दिया है। यद्यपि आज हम आर्थिक तत्व को इतिहास के विकास का कारण नहीं मानते, परंतु इसकी उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन भी नहीं करते हैं। मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की आलोचना। मानव इतिहास का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ है। मानव समाज के विकास में केवल आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक, नैतिक और सांस्कृतिक तत्वों का भी महत्व रहा है। जातीय पक्षपात, षड्यंत्र, अंधविश्वास, लैंगिक इच्छा, लैंगिक आकर्षण, अधिकार, नाम तथा प्रसिद्धि आदि भी समाज के विकास के कारण रहे। एक तरफा सिद्धांत। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इस मान्यता पर आधारित थी कि समाज जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है, उसके हाथों में ही समाज की सत्ता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त जलवायु, न्याय की इच्छा, विवेक, लाभ, मानव की महत्वाकांक्षाएं आदि भी कार्य करती हैं। आकस्मिक, दैवीय, संयोगवश होने वाली घटनाओं की उपेक्षा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि छोटी सी आकस्मिक घटनाएं भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। जैसे अभी वर्तमान काल में हम देखें कि एक छोटे से वायरस ने संपूर्ण विश्व के अंतर्गत तबाही मचा दी, जिसे कोविड-19, और पूरी चिकित्सा जो पद्धति है वो देखती रह गई और लोग मरते रहे और बीमार होते रहे। 1 साल से भी अधिक समय होने को आ गया, लेकिन उसका यथोचित कोई निदान नहीं हो पाया है। चौथा है, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। मानव की आर्थिक आवश्यकताएं अंतहीन है तथा इन आर्थिक आवश्यकताओं को अंत नहीं होता है।
वे केवल मृत्यु पर समाप्त होती है। इसका उपचार केवल इस पर कृपा है, न कि प्रतिद्वंदिता या ऐतिहासिक प्रक्रिया। संघर्ष केवल आर्थिक कारणों से ही नहीं होते हैं। विश्व में संघर्ष या युद्ध केवल आर्थिक कारणों से नहीं हुए। यदि युद्धों का कारण केवल आर्थिक अवस्थाएं या आर्थिक अभिलाषाएं होती तो अधिकांश युद्ध लड़े ही नहीं गए होते। राम की लंका पर चढ़ाई अथवा महाभारत का युद्ध आर्थिक प्रेरणा के परिणाम नहीं है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक तत्व ईर्षा, द्वेष, बदला तथा पाप नाश करने की भावनाएं प्रमुख थी। नेक्स्ट है, इसमें आर्थिक प्रणाली ही सिद्धांतों को जन्म नहीं देती है, सिद्धांत भी आर्थिक प्रणाली को जन्म देते हैं। जैसे सोवियत प्रणाली जो सन 1917 की क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में स्थापित की गई, वह साम्यवादी सिद्धांत की उपज थी। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। मार्क्स का कहना है कि केवल उत्पादन की शक्तियां ही उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो कि जैसा मार्क्स कहता है तो उत्पादन की शक्तियां समान होने पर उत्पादन के संबंध में भी सभी जगह समान होने चाहिए, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। पश्चिमी राष्ट्रों में और रूस में तकनीकी ज्ञान पर आधारित उत्पादन की शक्तियां समान है, परंतु उत्पादन के संबंध में समान नहीं है। पश्चिमी राष्ट्रों में पूंजीवादी अवस्था होने से उत्पादन के संबंध में एक प्रकार के हैं, जबकि पूर्व सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था होने से उत्पादन के संबंध दूसरे प्रकार के हैं। जैसे उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों को निर्धारित नहीं करती, बल्कि राजनीतिक शक्तियां द्वारा उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। लास्ट है इसमें, साम्यवादी अवस्था इतिहास की अंतिम अवस्था नहीं है। मार्क्स की यह धारणा भी सही नहीं है कि साम्यवाद इतिहास की अंतिम अवस्था है। इतिहास तो सतत रूप से गतिमान होता है। अगर ऐसा होता तो पूर्व सोवियत संघ तथा पूर्व यूरोप के देशों में साम्यवाद का पतन नहीं होता। सारांश में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या की अवधारणा का बड़ा भारी महत्व है। ऐसा करके मार्क्स ने इतिहास के विकास क्रम के निर्धारण में आर्थिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका का वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत प्रतिपादन प्रस्तुत किया। थैंक यू।